नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मुबारक हो। 10-15 साल बाद इस देश में मुंबई में ख़ास तौर पे वापसी हुई है गैंग्स की, डॉन राज की, और दाऊद इब्राहिम के बाद मुंबई को शायद अगला डॉन मिल गया है। इस बार सेलिब्रेशन हो रहा है आरएसएस के तरफ, आरएसएस के खेमे में। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी बहुत लोग तिल मिला गए होंगे, अब आरएसएस का नाम कैसे ले रहे हैं। बहुत सारे इस तरह के मामलों में जब समरसता की बात करते हैं, समभाव की बात करते हैं मोहन भागवत साहब, और उन्हीं का मुखपत्र पांचजन्य हर रोज़ समभाव को बिगाड़ने वाले 100 ट्वीट करता है, तो मैं कैसे मान लूँ कि मोहन भागवत साहब की रज़ा के बगैर पांचजन ये सब लिख रहा है। उनके ना चाहने के बावजूद वो ये सब कर रहा है। फिलहाल आज एक बड़ा वर्ग इस देश में लॉरेंस बिश्नोई को राष्ट्रीय गैंगस्टर घोषित करने पर उतारू है। राष्ट्रीय गुंडा, और उस पर भी स्वधर्म का गुंडा, सनातनी गुंडा, इस टाइप की बहुत सारी मोहब्बतें ट्विटर पे तैर रही हैं। वीडियो पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई, उसकी रणनीति क्या है, वो ये सब क्यों कर रहा है, उसका मकसद क्या है, और उसके मकसद में अचानक ये वाली बहस क्यों मदद कर रही है। कौन वो लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को उस तरह के विमर्श से, चिंतन से दूर ले जाना चाहते हैं जिसमें वो फंस सकता है। हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य क्या है, लॉरेंस बिश्नोई को इतनी ताकत कहाँ से और कैसे मिली है, और ये भी बातें करें। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो शायद आपकी जानकारी में अभी तक ना हो, और ये भी समझेंगे कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे उसका मकसद क्या रहा होगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। लॉरेंस बिश्नोई एक पढ़ा लिखा LLB लड़का। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ जो भी मुझे मिलते हैं कि आजकल तो हर फील्ड में पढ़ाई ज़रूरी हो गई है। अब गैंगस्टर भी जो है वो लॉ की पढ़ाई वाले होने लगे। तो लॉरेंस बिश्नोई जो है वो अभी अचानक इतना ज़्यादा बड़ा फोकस तरीके से ऐसे लोगों पे क्यों ध्यान दे रहा है जिससे उसको एक ख़ास मकसद की पूर्ति करने में मदद मिलती हो। नंबर 1 है सलमान खान। सलमान खान के घर के बाहर 4 गोलियां चला के उसके आदमी आ चुके हैं। आने के बाद वो आदमी पूरा का पूरा दावा कर चुका है। सलमान खान को एक के बाद एक धमकी दी जा रही है, और मुंबई पुलिस के लिए सलमान खान की सुरक्षा करना एक बड़ा मसला बन गया है। सलमान खान को लॉरेंस क्यों टारगेट कर रहा है, और टारगेट करने से ज़्यादा वो सलमान खान को डरा कर क्यों रखना चाह रहा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या बाबा सिद्दीकी की हत्या सलमान खान को और टेरराइज करने के लिए की गई है। इन दोनों सवाल को अगर आप समझें तो आपको कुछ ऐसे रटे रटाए उत्तर मिलेंगे जो सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं कि ब्लैक वक्त काला हिरण कांड में सलमान खान ने हिरण को मारा था। बिश्नोई जाति के लोग हिरण की पूजा करते हैं, उनकी स्त्रियां स्तनपान कराती हैं हिरणों को। इतना ज़्यादा हिरण को सम्मान उस समाज में दिया जाता है, और चूँकि सलमान खान ने उसकी हत्या की थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को मारना चाहता है। कितने साल हो गए ब्लैक वक्त केस को, और उतने सालों बाद अब अचानक सलमान खान क्यों लॉरेंस बिश्नोई के पे। इस तरफ आप जाएं, इसको आप समझें तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लॉरेंस बिश्नोई अब मुंबई को टेरराइज करना चाहता है। आज जब वो बाबा का मर्डर कर देता है तो इसका मतलब है कि मुंबई के अंदर उसकी तूती बोलने लगेगी। मुंबई इस देश की व्यावसायिक राजधानी है, बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहाँ पे हैं।
और बहुत सारे फिल्मी कलाकार वहाँ पर हैं जो अंडरवर्ल्ड के लिए, जो अंडरवर्ल्ड मुंबई का ख़त्म हो चुका है, उसके नाम पे, उसके कॉल पे अटैचियाँ भर भर के रुपए भेंट कर दिया करते थे। आज उनसे पैसे वसूलने वाला कोई नहीं बचा है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का जो गैंग है उसने इस काम को बंद करके, एक्सटॉर्शन के काम को बंद करके अब दूसरी तरह के कारोबारों पे कंसंट्रेट करना शुरू किया। वो फाइनेंस करता है बिल्डरों को, बड़े बड़े लोगों को, और उनसे पैसा उगाता है वगैरह वगैरह। तो 10-15 साल से मुंबई में अंडरवर्ल्ड का आतंक करीब करीब ख़त्म हो चुका है। जो अंडरवर्ल्ड वाले थे वो भी कहीं कहीं सेटल हो गए हैं, छोटा राजन कहीं हो गए हैं, गवली, सब लोग अलग हो गए हैं। और दाऊद का भी कारोबार जो है वो एक्सटॉर्शन का कोई केस आपको लंबे समय से नहीं मिला होगा। तो अब ये है एक वैक्यूम। अमीर लोग तो हैं, लाला लोग तो हैं, फिल्मी सितारे भी हैं, और उनसे पैसे वसूलने के लिए होना चाहिए एक आतंक का नाम। लॉरेंस को लगता है कि ये वो जगह है जहाँ पे अब बिजनेस के लिए अनंत संभावनाएं हैं, और इसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई मुंबई की सबसे बड़ी ताकतवर फिल्मी इंडस्ट्री को, फिल्मी हस्ती को डराकर अपना सिक्का जमाना चाहता है। और इसके साथ ही वो एक ऐसे आदमी का मर्डर करता है जिसका मर्डर होते ही पूरे के पूरे मुंबई के रिच एंड फेमस समुदाय में खौफ फैल जाए। इसके साथ ही आपको ये समझना पड़ेगा कि इसकी यहाँ एंट्री क्यों हो रही है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने इनको क्यों टारगेट किया। बाबा सिद्दीकी क्यों, सलमान खान क्यों, या फिर दूसरे और लोग भी जिनको वो धमकी दे रहा है, मुनव्वर फारूकी को भी धमकी दे रहा है, ये टारगेट क्यों। जब पत्रकारिता में मैं बहुत नया था और एक नए शहर में मुझे ब्यूरो खोलने की जिम्मेदारी दी गई, बहुत नया था मैं, तो कुछ सीनियर्स ने मुझको एक सलाह दी कि एक बार जाना उस शहर में और टारगेट कर लेना सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा गुंडा और सबसे बड़ा दलाल। इनके खिलाफ बढ़िया से रिपोर्टिंग करना, सीरीज चलाना, 15-20 दिन, महीने भर में आपका सिक्का जम जाएगा, क्योंकि इन पे हाथ डालने वाला कोई नहीं होगा। और सचमुच उस शहर में तब मैंने जो काम किया था, आज मैं 90-92 की बात बता रहा हूँ, आज तक उस शहर में पुराने लोग मुझे किंवदंती की तरह याद करते हैं। तो इसी तरह से मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अगर आप सलमान खान को डरा लेते हो, शाहरुख खान को डरा लेते हो, बाबा सिद्दीकी को टपका डालते हो, तो फिर आप जहां हाथ रखोगे वहां से पैसा निकलेगा, जहां आप कहोगे वहां से परनाले खुल जाएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत आपकी कहां से आती है? अचानक ऐसा क्या होता है कि हिंदू लोग उसमें अपना हिंदू डॉन ढूंढने लगते हैं, और उनको लगता है कि अंडरवर्ल्ड में पहली बार कोई हिंदू डॉन आ गया है और मैं उसको गले से लगा लूं। ये कहां से आता है? ये कितना सही है, इस पे आएंगे। लेकिन इसके आने के पीछे बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां जो हमको दिखती हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, उसके बाद वो तिहाड़ में था, वहाँ से उसको गुजरात के साबरमती जेल ले जाया गया। साबरमती जेल में वो वहाँ से डब्बा कॉल करता है। अब डब्बा कॉल क्या होता है? डब्बा कॉल ये होता है कि जब आप अपने किसी मोबाइल से कोई कॉल करते हैं तो वो कॉल कहीं और जाती है। कहाँ जाती है? कुछ ऐसे एक्सचेंजेस में जाती है जो गैरकानूनी है, जो फर्जी एक्सचेंज है। उन एक्सचेंज के अंदर वो दूसरे एक्सचेंज में जाती है, दूसरे एक्सचेंज से तीसरे एक्सचेंज में जाती है, और दुनिया भर का चक्कर लगा के आपने जिसको कॉल किया है उसके पास कॉल टर्मिनेट हो जाती है। यानी मैंने अगर यहाँ से पाकिस्तान फ़ोन मिलाया तो हो सकता है इटली, सेशल्स घूमते हुए फेक टेलीफोन एक्सचेंजों के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचे, तो पाकिस्तान वाला ये कभी पता नहीं लगा पाएगा कि ये कॉल कहाँ से आई। इसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई एक डब्बा कॉल अगर करता है
साबरमती जेल से, तो कोई भी पता नहीं चला पाएगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई ने कहाँ से कॉल किया है। और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो फेसबुक पे बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है। अब जो लोग एक राष्ट्र के लिए हमारा राष्ट्रीय गैंगस्टर, राष्ट्रीय अंडरवर्ल्ड मान के बाबा सिद्दीकी की पूरे दिन से आरती उतार रहे हैं, उनकी खोपड़ी के तार हिलाने के लिए मैं कुछ जानकारियां देता हूं। किस मामले में, वैसे उसके पास 700 से ज़्यादा शूटर हैं पूरे देश में, बड़ी बड़ी तरह की राइफल्स हैं, जिंगा पिस्टल है, AK-96 है, 47 है, पता नहीं क्या क्या है, और पूरा का पूरा नेटवर्क है। लेकिन जिसे आप देशभक्त कह रहे हो, जिसको आप सर आंखों पे बिठा रहे हो, एक बार उसकी हकीकत जान लो। सबसे पहले आप ये समझो कि वो आदमी जो है वो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को, तुम्हारे हिंदू भाई को, मुसलमान को, सिख को और ईसाई को बगैर देखे ड्रग्स दे रहा है। उसको उड़ता मध्य प्रदेश हो गया है आजकल। मध्य प्रदेश अब बीजेपी शासित राज्यों में तेज़ी से ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, काफ़ी केसेस आए हैं। वो आदमी देशभक्त कैसे हो सकता है और आपका हितैषी कैसे हो सकता है? एक छोटी सी बात को हमको समझना पड़ेगा। बात ये नहीं है कि सामने वाला कह क्या रहा है, बात ये नहीं है कि सामने वाला एक्सप्रेस क्या कर रहा है, दिखा क्या रहा है, बात यह है कि वो कर क्या रहा है। जिस दिन आप ये समझना सीख जाएंगे, उस दिन आप किसी के भक्त नहीं बनेंगे। आप सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है वो तो ड्रग्स का कारोबार, और जो दिखा रहा है आपको वो ये दिखा रहा है कि जब राम मंदिर बनता है तो कहता है एक सोने का मुकुट मैं चढ़ाना चाहता हूँ, जेल से संदेश भिजवाता है। ऐसी खबरें आई थी, वो पुष्ट नहीं हुई अंत तक, सही है गलत है पता नहीं। तो वो आपको संदेश दे रहा है कि भैया मैं तो देशभक्त हूँ, पुलिस को संदेश दे रहा है, पॉलिटिशियंस को दे रहा है। लेकिन कर क्या रहा है? कर ये रहा है कि ईद के दिन पाकिस्तान के एक नामी डॉन को वीडियो कॉल करके ईद की बधाई दे रहा है, और उसके साथ वीडियो कॉल पे चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान में आज ईद है कि नहीं है। वो डॉन बता रहा है कि आज नहीं है, कल है, कई विदेशों में हो गई है। ये सारा कम्युनिकेशन चल रहा है, जिसको अकाली दल के एक नेता ने बाकायदा पोस्ट किया। आप सुन लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। में आज हो गई होनी है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है। बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। हम सब जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला को उसके गानों में, बहुत सारी चीज़ों में एक प्रो खालिस्तान टच होता था। ये एक संदेश था कि वो खालिस्तान के साथ में एक रिश्ता रखता है, दोस्ताना रखता है। भारत के नज़रिए से देखें तो ये इस देश को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। और उसी सिद्धू मूसेवाला को लॉरेंस बिश्नोई मार डालता है। लेकिन वही लॉरेंस बिश्नोई कनाडा में बहुत सारे खालिस्तानी एक्टिविस्ट से संपर्क रखता है, और आज वो हैसियत रखता है कि कनाडा हो या भारत हो या अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, हर जगह उसके पास शूटर हैं, जिसको चाहे टपकवा सकता है। और बहुत सारे ये जो शूटर्स हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसलिए जुड़े हुए हैं कि तुम मेरा काम करो, जिस दिन चाहूँगा तुमको बाहर भेज दूँगा, कनाडा भिजवा दूँगा। और कनाडा जाने का सपना इतना बड़ा सपना होता है कुछ राज्यों में, जैसे गुजरात में और पंजाब में, कि उसके लिए लोग अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कुछ लोग किडनी तक बेच देते हैं ताकि वो कनाडा जा सकें। तो उस सपने को दिखाकर इसने बहुत सारे शूटर्स को अपने साथ इकट्ठा किया हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई का ये पहले दो चरित्र आप देखिए, पाकिस्तानी के साथ दोस्ती, पाकिस्तान के भी एक अपराधी के साथ दोस्ती, दूसरा उसके संबंध खालिस्तान एक्टिविस्ट के साथ में पाए जा रहे हैं। तो क्या आप जो सब लोग आज आरती उतार रहे हैं, ये सब भी उस पैकेज डील में लेने को तैयार हैं? आप इस देश में जो आर्थिक राजधानी गैंग अंडरवर्ल्ड के खौफ से मुक्त हो चुकी है, उसको वापस आप किसी एक डॉन के
अधीन लाना चाहते हैं, कब्जे में करना चाहते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि लॉरेंस लगातार इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। उसने मुंबई में एक हद तक खौफ को कायम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अब आप कहेंगे कि फिर दाऊद को तो अच्छा नहीं लगेगा, छोटा शकील को तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा। तब क्या होगा? क्या गैंगवॉर होगा? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ड्रग्स के केस में दिखाकर लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में सुरक्षित कर दिया गया है। बड़ा से बड़ा नेता जो होता है वो भी इतना सुरक्षित नहीं होता कि एक ख़ास तरह की अंडा सेल टाइप की क्लोज सेल में उसको रखा जाए, उसके पास परिंदा भी पर न मार सके, कोर्ट भी उसको पेशी के लिए अपने पास नहीं बुला सकता है। और कोई इंटेरोगेशन भी अगर पुलिस को करनी है, किसी राज्य की पुलिस को अगर उससे पूछताछ करनी है, ईडी को पूछताछ करनी है, आतंकवाद निरोधी दस्ते को पूछताछ करनी है, तो वो उसको वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। उसके सुरक्षित कवच के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पूछताछ करनी पड़ेगी। और वहाँ जो पूछताछ आप करोगे वहाँ के नियमों के अनुसार करोगे। यानी साबरमती के पूरे मामले में लॉरेंस बहुत सुरक्षित है। अब आप एक बात सोचिए कि लॉरेंस के मुंबई में इस समय की टाइमिंग, अभी वो मुंबई में अपना कब्ज़ा क्यों करना चाहता है, इसको अगर आप समझना हो, बड़ी बड़ी चीज़ें मुंबई में आजकल हो रही हैं। पूरा का पूरा धारावी अडानी साहब को मिल गया है। अडानी साहब धारावी से लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने के बाद में उनको कुछ खोली वोली बना के दे देंगे और उस पूरे इलाके का डेवलपमेंट किया जाएगा। मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है और उसके नियम ऐसे बनाए गए हैं कि आने वाले दिनों में मुंबई के किसी भी हिस्से में कोई मल्टी स्टोरी बनेगी तो उसको मोटी रकम अडानी साहब को पे करनी पड़ेगी, अगर वो अपनी इमारत को अपनी इच्छा के अनुसार लंबाई तक ले जाना चाहता है। यानी अडानी साहब मुंबई में एक बड़ी ताकत बनकर आ गए हैं, आर्थिक ताकत। और मुंबई में अंडरवर्ल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी अडानी साहब अगर इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने जा रहे हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम देने जा रहे हैं, धारावी जैसा बड़ा इलाका, उसके आसपास की भी बहुत सारी ज़मीनें उनको मिल रही हैं, तो निश्चित तौर पे ये काम सिर्फ पुलिस के भरोसे नहीं हो सकता। अगर लॉरेंस बिश्नोई जैसा कोई पावरफुल डॉन अंडरवर्ल्ड एक नया स्थापित करे तो चीज़ें बदल सकती हैं। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो लॉरेंस बिश्नोई ये संभावना देख रहा हो कि अडानी का प्रोजेक्ट आ रहा है, अडानी से मोटा माल वसूलना है, तो उसके लिए पावर अपनी खड़ी करो। या हो सकता है कि कुछ लोग, दूसरे लोग, अडानी जी के ही तरफ के लोग ये चाहते हो कि एक डॉन जो है उसका हम साथ ले लें। गुजरात एक कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर गुजरात इसलिए भी है कि जितनी ड्रग्स वगैरह दूसरी चीज़ें सामने आ रही हैं लॉरेंस की, वो गुजरात से आ रही हैं। तो ये एक कॉमन फैक्टर गुजरात का हो गया है। और लॉरेंस कितना से वैसे जान लीजिए कि कस्टोडियल इंटेरोगेशन नहीं हो सकता, उसको हिरासत में लेके पूछताछ नहीं हो सकती। तो लॉरेंस जो है वो एक सुरक्षित जगह पे है और वहाँ से वो डब्बा कॉल करता है। सवाल इस बात का है कि ये जो डब्बा कॉल कर रहा है, इसके लिए उसको मोबाइल और उपकरण वहाँ पे कैसे मिलते हैं। जब पाकिस्तान के डॉन को इन्होंने कॉल किया या धमकियों वाले कॉल की कहीं से भी कोई खबर आती है, तो जेल प्रशासन का जवाब आता है कि उसकी जो जहाँ वो है उस कमरे की, उस सेल की दिन में 2 बार 4 बार तलाशी होती है रैंडमली। तब तो बड़ा भारी सवाल है भैया। अगर उसकी 4 बार तलाशी होती है तो वहाँ से वो फेसबुक पे जिम्मेदारी कैसे ले रहा है? वो वहाँ से डॉन के साथ में मस्त वीडियो कॉल कैसे कर रहा है? वीडियो आपने अभी देखा उसका। तब तो और सोचने की बात है, क्या साबरमती जेल में कुछ ऐसा चमत्कार है कि रात को एकदम से, या लॉरेंस के पास कुछ ऐसा है कि वो मंत्र पढ़ता हो और उड़ के सेल से निकल जाता हो और फ़ोन करके वापस आ जाता हो? क्योंकि ये जो है अपने आप में दिखाता है। तो इसके अलावा दिमाग में क्या चीज़ आती है? दिमाग में ये चीज़ आती है कि हो ना हो कहीं ऊपर से इसको सपोर्ट मिल रहा है, वहाँ से ये काम कर रहा है। एक बड़ा इसके पास नेटवर्क भी है, यानी पूरा डॉन होने की क्षमता। याद कीजिए, दाऊद इब्राहिम के पास नेटवर्क नहीं था, दाऊद इब्राहिम के पास नेटवर्क था, उसके बावजूद
दाऊद क्या करता था? मैंने आपको बॉम्बे हॉस्पिटल केस बताया था जिसमें यूपी के बड़े सारे माननीय शामिल पाए गए हैं। एक तो शूटर थे उसके, तो वो जो माननी थे उनको हायर ही तो किया था छोटा शकील ने। छोटा शकील ने इन माननीय को, उत्तर प्रदेश के ब्रजेश सिंह जिनका नाम है, इनको हायर किया और उन्होंने जे हॉस्पिटल के अंदर जाके पूरे वार्ड में गोलियां चला दी थी। तो इनको जब हायर किया छोटा शकील ने, तो इस बात से ही तो छोटा राजन के साथ में दाऊद इब्राहिम की बीच में दरार पड़ी थी, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि छोटा राजन अनिच्छा रख रहा है उसके बहनोई की हत्या का बदला लेने के मामले में। तो आप सोचिए कि शूटर तो तब भी हायर होते थे, अब भी हुए हैं। शूटर तो गुलशन कुमार के मर्डर केस में भी हायर किए गए थे। तो लॉरेंस बिश्नोई के पास अगर 700 से ज़्यादा शूटर्स का नेटवर्क है तो वो भी एक गैंगस्टर है। इसके अलावा उसके पास में एक बड़ी बात यह है कि एनआईए जो है वो बाकायदा इस बात को कह चुकी है, ना खालिस्तान के जो ग्रुप हैं उससे उसका क्लोज कनेक्शन है खालिस्तानियों के साथ में, जो कनाडा में ऑपरेट करते हैं, कहीं और करते हैं। इससे उसको एक एडिशनल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है निश्चित तौर पे, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे या दूसरी चीज़ों पे भी उसको बहुत ताकत मिल जाती है। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता है करप्शन का। बाबा सिद्दीकी को मारने के बाद अगर वो 2 या 4 करोड़ रुपए किसी छोटे से कारोबारी को, छोटे से छोटे, जिसकी एक छोटी सी ज्वेलरी शॉप ऐसा मान लीजिए, उसको भी बोलता है तो वो डब्बे में भर के दे आएगा। और वो पैसा अगर वो किसी एक जेल अधिकारी के यहाँ पहुँचा दे, वो जो चाहेगा वो मिल जाएगा। जो तलाशी करने आएंगे ना उसके डब्बे में, वही मोबाइल लेके आएंगे कमरे में, लो गुरुजी हम तलाशी लेनी है, तो आपके फ़ोन पे बात कराने है, कर लो, हम जा रहे हैं वापस। करप्शन में तो इस देश में क्या क्या होता है आपको पता है। रोज लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के दस्तावेज भेज देते हैं। अब इस पूरे खेल में आप एक चीज़ और समझिए, मैं एक जिम खोलता हूँ और मेरे जिम में मेरे क्लाइंट बड़े बड़े लोग हैं। मेरे पास में अगर आ रहा है जॉन अब्राहम, आ रहा है रोज कसरत करने के लिए, मेरे पास में आमिर खान आ रहा है कसरत करने के लिए, शाहरुख खान आ रहा है कसरत करने के लिए, तो क्या आपके पास क्या मैसेज जाएगा? यार बड़ा वर्ल्ड क्लास जिम होगा, देखो कैसे कैसे सेलिब्रिटी इसके ग्राहक हैं और कैसे कैसे बॉडी वाले लोग हैं। इसी तरह से एक डॉन के लिए किन किन लोगों पे वो हाथ डाल चुका। जिस आदमी ने सलमान खान पे हाथ डाल दिया, जिस आदमी ने बाबा सिद्दीकी को उड़ा दिया, उस आदमी का एक डॉन्स की दुनिया में, जैसे जिम की दुनिया में मेरा नाम हो रहा था अभी 1 मिनट पहले, वैसे ही डॉन्स की दुनिया में उसका अलग ही सिक्का जम जाएगा। तो ये जो इसकी स्ट्रेटजी है, इसके तहत ये बाकायदा बड़े बड़े लोगों को निशाना बनाता है। अब आप सोचिए कि उसने एक परसेप्शन बनाया, सलमान खान, ये वो, बाबा सिद्दीकी और वो मुनव्वर फारूकी, तमाम सारा सिद्धू मूसेवाला, एक पूरी मुंबई की दुनिया। भाई सिद्धू मूसेवाला भी भले ही वो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का या म्यूजिक इंडस्ट्री का आदमी हो, लेकिन मुंबई हब है। तो मुंबई में एक पूरा एक आतंक का, जिस आदमी का इतना बड़ा जलवा हो, जिससे लोग डरते हो, वो आदमी एक दिन अचानक बोले, भाई साहब चुनाव का पर्चा भर रहे हो ना, विधानसभा चुनाव में भर रहा हूँ, मत भरना, नेताजी टिकट वापस कराएंगे भाई साहब। क्योंकि सबको मुंबई पुलिस की क्षमताओं का पता है कि ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएगी, ये भले ही व्यापारी हो, भले ही कोई व्यक्ति हो। मुंबई पुलिस की क्षमताओं के बारे में सबको पता है। और कम से कम बाबा सिद्दीकी केस के बाद तो जिस आदमी को सुरक्षा दी गई हो वाई कैटेगरी की, जिसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली हो, जो मंत्री रह चुका है, जो सत्ताधारी पार्टी का हिस्सा है, भाई एनसीपी अगर का हिस्सा है वो अजित पवार का, तो वो सत्ताधारी पार्टी का आदमी है। जब उसको नहीं बचा पाई मुंबई पुलिस, तो लोगों के दिमाग में क्या रहेगा? भैया चुनाव लड़ने, जिंदगी बचाओ, चुनाव लड़ना छोड़ो, बैठ जाओ। तो अब महाराष्ट्र में जो चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है कि बिश्नोई उसको मैनिपुलेट नहीं करेगा? और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए
आज अगर आप देखें, विश्नोई के पास में बहुत सारी पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर से हमारा गोदी मीडिया, नेशनलिस्ट मीडिया, उसने तो उसको और खौफनाक बना दिया है, दिन रात ग्लोरिफिकेशन उसका। अब ऐसे में विश्नोई के पास हर तरह की ताकत आप दिखाई दे रही है। हर आदमी डर रहा है उससे, किसी को भी डरा सकता है, किसी को भी उड़वा सकता है, उसके पास एक बहुत बड़ा गैंग है। लेकिन विश्नोई कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आगे आज भी उड़ नहीं सकता। कैसे? ऐसे कि वो है तो जेल में ही ना, जेल तो सरकार ही चलाती है ना, जेल के अंदर तो हुक्म उन पॉलिटिशियंस का ही चलेगा ना। तो बहुत सारे पॉलिटिशियन जो उस डबल इंजन सरकार वाली जेल में पूरी पावर रखते हैं, निश्चित तौर पे अगर इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है जिसके फ़ोन करने से कोई भी चुनाव से पीछे हट जाएगा, तो कौन उसको कंट्रोल करना नहीं चाहेगा? कौन नहीं चाहेगा कि भाई तू अंडरवर्ल्ड चला ले, लेकिन हुक्म मेरा मानेगा। अगर मैं पॉलिटिकल मामले में बोलूं तो मानेगा कि नहीं मानेगा? मानना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें बार बार वो अपनी तरफ से अपना केस रख रहा है कि मैं हूं अंडरवर्ल्ड का शहंशाह, किसी को मेरा बिगाड़ना है तो बिगाड़ लो, क्योंकि मैं सरकारी प्रोटेक्शन में हूं। इतनी जेलों में वो जाता रहता है, यहाँ से वहाँ इतनी सारी जेलों में ट्रांसफ़र हुआ है, इतनी 2012 से लगातार वो अलग अलग जेलों में रह रहा है। उसको पता चल गया है जेल का सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं। यानी वो, उसके लिए जेल सजा से ज़्यादा एक किला है जिसके अंदर वो सुरक्षित है। तो उन पूरी परिस्थितियों को अगर आप देखें तो आपको ये साफ दिखाई देगा कि वो अंदर से रह के भी खुद को सेफ रखते हुए भी गैंग चला सकता है। यानी ये उसकी एक एडिशनल पावर है। इसके साथ साथ मीडिया पे उसका असर है। जेल के साथ में वो आदमी, सोचिए जेल में रह के, ये खैर उस पत्रकार की भी खासियत है कि उसने निकाल लिया, जगविंदर पटियाल, अगर मुझे नाम ठीक से याद है तो। अब पुलिस उसको अरेस्ट करने जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कभी उसको क्यों गिरफ्तार करे? तो पत्रकार है, उसने अपना काम किया, उसने तो बताया कि तुम्हारी जेल के अंदर घुस के आदमी इंटरव्यू ला सकता है, ये तुम्हारी 2 कौड़ी की सुरक्षा है। लेकिन वो इसके जरिए भी एक, कुल मिला के आपको इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे तो जिसके ऊपर NIA, UAPA तमाम सारे चार्जेस हैं, वो आदमी इतने सुपर पावरफुल प्रोडक्शन में रह रहा है। उस आदमी के अंदर उसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से आज की तारीख में स्थापित कर दिया है कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड पे राज करने का अधिकार उसका है। ये संदेश जाने का मतलब ही ये है कि मुंबई में जो छोटे छोटे गैंगस्टर होते हैं, बस्तियों के गुंडे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जो वहाँ पर अंडरवर्ल्ड का हिस्सा हैं, उसमें बहुत से लॉरेंस की तरफ स्विच करने की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त सरकार का जो हिंदूवादी फ्लेवर है उसमें बहुत सारे लोग उस तरफ दाऊद इब्राहिम के गैंग में रहकर सुरक्षित नहीं पा रहे होंगे और रिस्क ज़्यादा महसूस करते होंगे। किसी भी धर्म के उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये पता है कि आप लॉरेंस से जुड़ेंगे तो हम ज़्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि लॉरेंस ये मैसेज दे रहा है, राम मंदिर में मुकुट भेज देता है। और अब तो आज के बाद तो पूरा का पूरा हिंदूवादी समाज उसके साथ खड़ा हो गया है। तो लोग ये मान रहे हैं ये सेफ है। ये उस कैटेगरी में नहीं है जो गुनाह करने पे जिसके ऊपर बुलडोजर चलता है, बल्कि ये उस कैटेगरी में है जो कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा आप एक परिदृश्य देख रहे हैं जो मुझे लग रहा है कि पूरी स्ट्रेटजी लॉरेंस की है, वो सिर्फ ये है कि वो मुंबई में अंडरवर्ल्ड पे राज करे और उसके ज़रिए वो बहुआयामी, उसका जैसे ड्रग्स का कारोबार है उसमें उसको जहाँ जहाँ जैसे जैसे मदद मिल सकती है मिल जाए, उसके बदले में वो किसी को मदद दे दे। वो मुंबई के खौफ से एक्सटॉर्शन का कारोबार करे, बदले में किसी को पॉलिटिकल मदद मिलती है तो दे दे। मुंबई में राज करे, किसी बड़े बिल्डर को, किसी बड़े भूमाफिया को, किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को थोड़ी मदद मिल सकती है तो दे दे। इस थोड़े से गिव एंड टेक के बदले वो मुंबई का बेताज का बादशाह बन सकता है, ये उसका सपना है।
पूरा होता है नहीं होता है, इस पर निर्भर करेगा कि सिस्टम इसमें किस हद तक उसको चुनौती देने में कामयाब होता है। पप्पू यादव ने चुनौती दी है, छोटा मोटा गुंडा है। अब पप्पू यादव से लोग कह रहे हैं कि आपने इसके लिए तो बोल दिया, पहले किसी डॉन के लिए क्यों नहीं बोला। कोई कह रहा है मुख्तार अंसारी के लिए क्यों नहीं बोला। यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान डालने की कोशिश हो रही है। बहरहाल जिनको करना है हिंदू मुसलमान हर चीज़ में ढूंढ लेंगे, लेकिन ये एक पक्का है कि अगर सरकार ने समय रहते चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया तो मुंबई में अंडरवर्ल्ड की वापसी होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।